येस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 को, और यहाँ पे टाइमिंग बहुत कम है। जी हाँ, देखो यहाँ पे आज जो है 3 दिसंबर हो चुके हैं, कल 4 दिसंबर है। सो गाइज, यहाँ पे आज जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। ये सेशन है यहाँ पे स्पेशल आपका हिंदी गद्यांश व पद्यांश। जी हाँ, ध्यान से हिंदी गद्यांश व पद्यांश करें 2 मिनट में सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है? पार्ट 29। देखो हमने यहाँ पे 28 कंप्लीट कर लिए हैं भाई। हम 29 पार्ट्स पर यहाँ पे हैं बाय शिवानी सिंह। मेरे द्वारा ही कंटिन्यू ये सेशन यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। और हाँ, मैं आप सबको बता दूँ, देखो आपके यहाँ पे जो है हिंदी का जो पोर्शन रहता है ना, इसमें 15 जो MCQs होते हैं वो गद्यांश से पद्यांश से ही सबसे पहले हमें वही सॉल्व करना होता है। एंड जो लास्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सो गाइज, अब देखो कि गद्यांश में पद्यांश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें 90% चांसेस ऐसे रहते हैं जो हमें पढ़ा हुआ गद्यांश में पद्यांश नहीं मिला। अब देखो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, भाई बहन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया फिर आपने नहीं पढ़ा। नहीं भाई, आपने बहुत मोटी मोटी बुक, इतनी मोटी मोटी या फिर इससे भी मोटी मोटी बुक या फिर और भी सॉल्व पेपर बहुत सारे अलग अलग राइटर के आपने लगाए हैं। कंटिन्यू आप रात दिन यही वर्क कर रहे हैं। भाई सब मेहनत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करता। आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये होता है कि देखो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे गद्यांश से पद्यांश पढ़ के जाते हैं। अच्छे अच्छे यूट्यूबर से हम प्रैक्टिस भी करते हैं, सीखते हैं, और साथ साथ में हम जो है यहाँ पे पेड कोर्स भी लेके रहते हैं। तो उसमें भी ऐसे अगर मैं बताऊँ ना, पेड कोर्स में भी आपको ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो गद्यांश से पद्यांश किस तरह से सॉल्व करना है, क्या एक चीज़ उसमें हमें ढूंढनी है, क्या एक पॉइंट्स हमें उसमें जो है देखना है। सो उसी के बेसिस पर हम यहाँ पे ये सेशन लेके आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। चलो आप देखो, आपके सामने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा क्या है, एक गद्यांश है। चलिए हम इसको यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे भी, हाँ कुछ थोड़ा आगे भी दिया हुआ है। चलिए, दिए गई प्रश्न संख्या 1 से 9 गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है। भाई बस्तर क्या है? एक जगह का नाम है, उसका क्या नाम है? बस्तर। ध्यान से एक जगह का नाम है, क्या है? बस्तर है। बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है। ध्यान से आपको गद्यांश पे पद्यांश पढ़ना है। अगर आपका 100% यहाँ पे फुल माइंड होगा ना, तो कोई भी आपके सही जो है आंसर्स को गेट करने की कोई भी आपसे जो है यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि आपसे सही नहीं हो सकता। बिल्कुल आप 100% श्योर है इस बात से कि आप बिल्कुल करेक्ट आंसर्स यहाँ पे चूज़ करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए ध्यान से यहाँ पे गद्यांश को पढ़ना होगा। तो बस्तर क्या है? एक जगह है जहाँ पे बहुत कुछ बदल रहा है वर्तमान में। जैसा आप सबको पता है कि भाई देखो, अगर हम पिछले दशक की बात करें, अगर हम 1900 की बात करें, तो तब हमारा गांव विलेज शहर किस टाइप्स का था, और आज का जो दौर है कितना आगे है। लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखो बस्तर में बहुत कुछ बदल तो रहा है, हमें गद्यांश की ओर ही ध्यान देना है। बस्तर में बहुत कुछ बदल तो रहा है, लेकिन ये विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसान की ओर। देखो भाई किसकी परंपरा? आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग धार्मिक के अलग अलग धर्म है हमारे इंडिया में, और भी कई अलग अलग धर्म के यहाँ पे जो है आदमी रहते हैं, लोग निवास करते हैं। सबकी अलग अलग परंपराएं होती हैं। क्या होती है परंपरा की? भाई अगर किसी की शादी हुई तो नए दुल्हन की क्या परंपरा है, नए दूल्हे की क्या परंपरा है वहाँ पर, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पे सूज होते हैं जो कि बहुत ही अलग अलग तरह की परंपराएं चली रहती है कि हाँ भाई पुरानी परंपरा है, वो है ये है ऐसे वैसे। तो उन चीज़ को आज के टाइम में ज़्यादा उस पर फोकस क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर का सूर्य चंद का अनोखा लिपि शास्त्र है, जो वहाँ के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भाव माठिफ। देखो आकार भाव को क्या कहते हैं? माठिफ में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भाव में सुरक्षित ये है, कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका होगा जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि जितनी पुरानी होने पर किसी प्रथा को हम क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। वहाँ पे होगा त्योहार कहने लगते हैं। तो ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होगा कि जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम क्या। देखो प्रथा जितनी भी पुरानी होगी, जितनी भी पुरानी होती जाएगी प्रथा। अब यहाँ पे फेस्टिवल है बहुत ही, सब जानते हैं, एक तो होली का फेस्टिवल है, या फिर हम
दीपावली का फेस्टिवल, इनकी अगर हम बात करें तो होली का फेस्टिवल बहुत ही ओल्ड फेस्टिवल है, ओल्ड प्रथा है। अब ये जो यहाँ पे दीपावली की का जो फेस्टिवल है बहुत ही ओल्ड है। अब देखो ये परंपराएं तो चलती आ रही कि भाई दीपावली के महोत्सव पे क्या दिए जलाए जाते हैं, क्यों जलाए जाते हैं, आप सबको पता है। अब आप जो है मुझे ये बताइए, जो प्रथा पुरानी चलती आ रही है तो ये आज के दौर पर क्या है, एक परंपरा बन गई है। क्या इसे हम परंपरा कहते हैं। जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम क्या कहते हैं, इसे हम परंपरा कहते हैं, त्यौहार नहीं कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे हम होली का फेस्टिवल मनाते हैं, क्या होली का फेस्टिवल मनाते हैं, तो होली पे भाई कैसे कि होलिका का दहन किया जाता है। तो आप बताइए, जो ये प्रथा पुरानी और चली आ रही है तो उसी के अनुसार ही तो आप बिल्कुल यही करते हैं आज भी वर्तमान समय, या फिर आप कुछ और अलग करते हैं, या फिर आप ये कहें कि भाई हम होलिका का दहन नहीं करेंगे, या फिर हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इस तरह से हम नहीं करेंगे जो पहले होता था। नहीं भाई, जो पहले चलता आ रहा है बेसिस, उसी के बेसिस पर आज आप वर्तमान में भी वही चीज़ का, वही उसी प्रथा का, वही उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे। चलो, हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। ये काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, धूप, हवा, पानी, सर्दी, गर्मी को अपने पर झेलते हुए। क्या इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है कि अपने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सके, जो इस गांव के लोगों की दृष्टि में कोई यशोगाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरह की बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, जो प्रथा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट्स है, आपको पूरे पैराग्राफ पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पॉइंट्स है, जो मैं कहना चाहती हूँ उस चीज़ को फॉलो करना है। मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं ये बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इस गद्यांश में आपको यही कहा गया है। भाई क्या कहा गया है कि जो हमारी पुरानी जो ओल्ड प्रथा है, जो कि हमारे पूर्वजों ने, जो बहुत हमारे जो है ओल्ड, हम कह सकते हैं कि हमारे क्या दादू, हमारे दादू के भी दादू, दादू के भी दादू, दादू के भी दादू, उस टाइम से जो 1990 से भी पहले 18 तक जो प्रथा चली आ रही है, प्रेजेंट टाइम में भी वो प्रथा हम जो है उस प्रथा को हमने परंपरा रखा है। क्या भाई, परंपरा हम उसे चला रहे हैं, परस्पर हम उसे चला रहे हैं। उस प्रथा को हम परंपरा मानकर उस प्रथा को हम कंटिन्यू यहाँ पे चला रहे हैं। जैसे मैंने बहुत ही फेस्टिवल बताए, होली का फेस्टिवल हुआ, दीपावली का फेस्टिवल हुआ, और भी बहुत सारे। अब देखो, जैसा कि महिलाओं का फेस्टिवल क्या है, करवा चौथ। तो भाई करवा चौथ के फेस्टिवल में देखो क्या होता है, नाइट में चांद माँ जब निकल जाते हैं तो तभी जो यहाँ पे महिलाएं होती है, तभी वो व्रत यहाँ पे अपना फास्ट क्या करती है, खोलती है। तो यही क्या है, ये प्रथा भाई कंटिन्यू से चली आ रही है। या फिर जो अब आने वाली जो पीढ़ी है, जो अब आने वाली हम जो लोग हैं, आने वाली जो हम पीढ़ी है, अब बताइए जो ये करवा चौथ वाला फेस्टिवल है, अब हम इस फेस्टिवल में कुछ अलग तो नहीं कर सकते कि हाँ भाई, हाँ हम जो है चांद जब तो नहीं निकलेगा हम उससे पहले ही पानी वानी पी लेंगे, फिर जो भी होता है इसमें सारी चीज़ें। सो ऐसे थोड़ा ही ना करेंगे हम, क्योंकि जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उसी प्रथा के बेसिस पर हम चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। तो बस सिर्फ और सिर्फ ये गद्यांश उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे पशु पक्षी की बात करें, अब जैसे पशु पक्षी जैसे चिड़िया है, किस तरह से, किस माध्यम से चहचहाती है और जो है किस माध्यम से उड़ती है, क्या है उसका रुतबा, तो सारी कंटिन्यू चीज़ें, सारी जो चिड़िया है ऑल ऑफ इसी माध्यम से जो है अपना वर्क करती है। तो यही बात यहाँ पे फॉलो की गई है। चलो, अब हम यहाँ पे कुछ आगे और दिया हुआ है उसे भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, जो सुगढ़ आकृतियाँ कांस्य स्तंभों पर उकेरी जाती हैं, अपने पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानिक आकार भाव मोटिफ में वही की वही लाल, पीले, हरे चटक रंगों में इन प्रस्तर स्तंभों पर चित्रित है। देखो यहाँ से पूछा जाएगा किस किस रंग में है भाई, ये जो यहाँ पे अनुष्ठानिक जो आकार भाव है, मोटिफ, ये किस किस रंग की। देखो एक तो लाल रंग की, पीले, हरा, इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लो, लाल है, पीला है, हरा, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेगा। फिर है, लेकिन इनके कास्ट माध्यम से प्रस्तर माध्यम में प्रवेश का अंतरण कालात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कालात्मक तक ही सीमित नहीं बल्कि बस्तर के आनुष्ठिक सामाजिक चरित्र में आ रहे परिवर्तन का संकेतक भी है। बस्तर एक यहाँ पे जो है जगह का नाम है, एक गांव है, शहर है, जो भी है बस्तर। अब इस बस्तर में जो है भाई विकास की ओर तो विकास की ओर अग्रसर, इस पर तो ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो है इसमें जो प्रथा, ओल्ड जो प्रथा, पुरानी जो
प्रथा चली आ रही है, पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, उस माध्यम को और भी इन्होंने बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो बस्तर में जो है सभी आदमी ने विकास की ओर तो अग्रसर ये नहीं हुए हैं, लेकिन किस चीज़ पर, किस बेसिस पर अग्रसर हुए हैं, प्रथा परंपरा जो भी ओल्ड यहाँ पे इनके पूर्वजों ने चलाई हुई है, सो उसी चीज़ को ये फॉलो यहाँ पर जो है कर रहे हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे जो आदिवासी लोग हैं। तो समझ आया था ना? अगर समझ आ चुका है तो चलिए फिर अब हम अपने बेहतरीन तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, जो चंद्र शब्द है, पहला ही क्वेश्चन आपका जो है ये ग्रामर क्वेश्चन है, ग्रामर वाला क्वेश्चन है। चंद्र शब्द क्या है भाई? देखो यहाँ पे आपको दिया गया है ये चंद्र जो है शब्द ये कैसा है? क्या यहाँ पे तत्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशी जी है, विदेशी। अगर हम बात करें चंद्र शब्द, देखो चंद्र शब्द का जो यहाँ पे आपका तत्भव शब्द होगा वो होगा चांद। क्या होगा? ये हो जाएगा आपका तत्भव शब्द। क्या हो जाएगा? तत्भव शब्द हो जाएगा। लेकिन जो चंद्र है ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। क्या है भाई? ये तत्सम शब्द है। आप सबको पता है तत्सम शब्द जो है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो कि में शब्द, कौन से? में शब्द जो कि संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं। कैसे भाई? संस्कृत में जो है प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? संस्कृत में जो है प्रयोग किए जाते हैं। और भाई तो वो शब्द किसे कहते हैं? इसका अपोजिट कर दो। में शब्द जो संस्कृत में, ठीक है, में शब्द जो संस्कृत के जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? हिंदी में। ये भाई तो वो शब्द आपके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे चंद्र का हिंदी शब्द क्या होगा? चांद होगा। अगर चांद पूछे तो चांद शब्द है आपका तत्भव, और यहीं पे हम चांद का चंद्र बना दें तो चंद्र एक शब्द क्या है आपका? ये तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत का आपको बताइए, संस्कृत और हिंदी दोनों होते हैं। अब जैसे ही भाई देखो हिंदी में अलग वर्ड्स होते हैं एंड संस्कृत में अलग नाम होते हैं। जैसा हम आम की बात करें, आम क्या है? ये तत्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। और फिर मैं यहीं पर कह दूँ आम्र, यहीं पर कह दूँ आम्र, ये क्या हो गया? ये आपका संस्कृत शब्द हो गया। अब ये संस्कृत शब्द हो गया तो ये आपका यहाँ पे तत्सम शब्द हो गया। तो इसी तरीके से देखो एक जो है यहाँ पे शब्द होता है वो आपका हिंदी में भी होता है एंड संस्कृत में भी होता है। तो उसी तरीके से जैसे ये आम है ये हिंदी का शब्द है तो तत्भव शब्द हुआ, आम्र यहाँ पे हमने संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया तो ये तत्सम शब्द हो गया। चंद्र क्या है? आपका तत्सम शब्द है, चांद इसका तत्भव शब्द है। ये यहाँ पे इसमें कोई भी आपको जो है इशूज क्रिएट नहीं होगा, ये सिंपल है, बाय द वे आपको पता भी होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, अवसान का विलोम शब्द क्या है? अवसान का विलोम शब्द क्या है ये बताना है। अवसान का विलोम शब्द, और विलोम शब्द आप सब जानते हैं, विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत। क्या होता है? विपरीत। अवसान का विलोम शब्द, तो भाई अवसान का विलोम शब्द हो जाएगा क्या? आविर्भाव। क्या हो जाएगा? आविर्भाव। और यहाँ पे समाप्ति है, समाप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? असमाप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमाप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमाप्ति हो जाएगा। अंत का विलोम अंत है तो क्या होगा? आदि हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। और यहाँ पे पतन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पतन है तो उत्थान हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उत्थान इसका जो है यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा। और अवसान का विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भाव होगा। और वैसे हम कंटिन्यू ये पढ़ते हैं, आपको पता है विलोम शब्द हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, देखो अभी आपके 2-3 क्वेश्चन जो है ये ग्रामर के क्वेश्चन है, फिर हम सॉल्व करेंगे गद्यांश व पद्यांश वाले क्वेश्चन। अच्छा, सुघड़ शब्द में सु क्या है? सुघड़ शब्द में प्रत्यय, संज्ञा, उपसर्ग है, सर्वनाम है। यहाँ पे जो है ये वर्ड दिया गया है जिसका नाम है सुघड़। क्या नाम है? सुघड़। तो सुघड़ शब्द में जो ये सुघड़ शब्द है इसमें मैं बताना है जो सु है ये क्या है। आप सबको पता है, यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग का ही ये वर्ड पूछ लिया सु। तो भाई सु क्या है? स्टार्टिंग में जो लगते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्गित होते हैं। भाई क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं सुघड़। तो यहाँ पे जो ये सु है, सु क्या है? आपका उपसर्ग हुआ। उपसर्ग हम किसे कहते हैं? में शब्द जो कि शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं। क्या लगते हैं? शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, वो होता है क्या? आपका उपसर्ग। प्रत्यय की बात करें कौन से होते हैं? जो कि शब्द के बाद में यूज किए जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे घड़ है तो घड़ में क्या हो जाएगा? अड़ हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यय। इसी तरीके से बात की है यहाँ पे किसकी? उपसर्ग की। तो सु क्या है बच्चा? उपसर्ग होगा। ये क्या होगा? आपका उपसर्ग होगा। चलो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, विघटन का पर्याय क्या नहीं है? विघटन का पर्याय क्या नहीं है? तो विघटन का पर्याय यानी कि पर्यायवाची। क्या? पर्यायवाची।
विघटन का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है? 3 ऑप्शन जो है विघटन के पर्यायवाची है भाई। जो ध्वंस है विघटन का पर्यायवाची है, नाश भी विघटन का पर्यायवाची है, शीर्णता भी विघटन का पर्यायवाची है। जबकि जो निर्माण है ना, यहाँ पे क्या है, जो ये निर्माण है ये आपका यहाँ पे जो है विघटन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विघटन का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है, विघटन का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? निर्माण। क्लियर है इतनी बात? चलो अगर क्लियर है तो आगे देखो नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है? कोई प्रथा और परंपरा कैसे बनती है? अल्प समय तक बनी रहकर, दीर्घ काल तक बनी रहकर, बहुसंख्यक द्वारा मान्य रहकर, या फिर वेद होने पर कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है? भाई कोई प्रथा परंपरा बताइए, क्या वो अल्प समय तक ही बनी रहती? नहीं। क्या अभी मैंने बताया कि हमारे दादू है, हमारे दादू के भी दादू है, हमारे दादू के दादू के भी दादू है, दादू के दादू के दादू के दादू है, यानी कि बहुत ही ओल्ड प्रथा यहाँ पे चली आ रही है। तो वो प्रथा की अल्प समय तक बनी रहकर, अल्प का मतलब होता है थोड़ा समय, थोड़ी समय तक नहीं। प्रथा आपकी ये नहीं होती बहुसंख्यक द्वारा मान्य। भाई देखो अगर किसी प्रथा को बहुत संख्या में मानते, क्या वो प्रथा होती है? नहीं। वेद होने पर उसका वेद कर दो तो ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या दीर्घ काल तक जो बनी रहती है, क्या दीर्घ काल तक। जैसे कि हम दीपावली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्या जैसे हम दीपावली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम होली का फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे करवा चौथ है ना, ये और भी बहुत सारे यहाँ पर है। और हाँ, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होता है, और वो क्या है, वो है यहाँ पर क्या 15 अगस्त। क्या है? ये भी तो हमारे लिए एक फेस्टिवल ही है। और भाई देखो क्या है 15 अगस्त, जैसे कि यहाँ पे 26 जनवरी, और इनको हम कंटिन्यू मनाते रहेंगे, कंटिन्यू हम इनको सेलिब्रेशन करते ही रहेंगे। तो कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है? जो कि दीर्घ काल तक बनी रहती है, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक चलती रहती है। चलो समझ आ गया होगा। आगे देखो नेक्स्ट। अब ये सब कुछ जो क्वेश्चन है ना आपके बिल्कुल माइंड से रिलेटेड है। अब आपको जो है मैंने गद्यांश समझा दिया था। चलो, बस्तर के विशिष्ट आकार भाव मोटिफ में निम्नलिखित चित्र नहीं है। सूर्य चंद्र है, शिव पार्वती है, पशु पक्षी है, या फिर अनुष्ठित चित्र है। तो बस्तर के विशिष्ट आकार भाव मोटिफ में इनमें से जो है निम्नलिखित चित्र नहीं है। देखो सूर्य चंद्र का चित्र भी था भाई, पशु पक्षी की बात की गई थी, अनुष्ठित की बात की गई थी, लेकिन शिव पार्वती की बात हुई क्या? बताओ, कहीं पर भी शिव पार्वती की बात हुई क्या? यहाँ पे जो मैंने गद्यांश पढ़ाया, इस गद्यांश में कहीं पर शिव पार्वती की बात हुई? बताओ, नहीं हुई ना। बताओ, क्या हमने जो भी गद्यांश पढ़ा, क्या उस गद्यांश में हमने शिव पार्वती की बात की? नहीं ना। क्या शिव पार्वती कोई वर्ड्स आए? नहीं ना। बल्कि हाँ, सूर्य चंद्र वर्ड्स आया, जी आया, पशु पक्षी बिल्कुल, अनुष्ठित चित्र बिल्कुल इनका भी आया, लेकिन कहीं पर शिव पार्वती का जिक्र हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। अब नहीं हुआ तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन आकार भाव मोटिफ का रंग कैसा है? देखो देखो मैंने बताया था ना कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन आकार भाव मोटिफ का रंग कैसा है? लाल है, पीला, हरा है, हरा है, नीला, गेरुआ है, गेरुआ है, या फिर पीला, नीला, नीला, काला, लाल। तो मैंने बताया था कि भाई लाल, पीला, हरा आपको याद रखना है। क्या है भाई? लाल है, और क्या है? पीला है, और क्या है? यहाँ पर हरा है। मैंने बताया था गद्यांश में, बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल मैंने बताया था, जिसने भी ध्यान दिया होगा कि आपको ध्यान रखना है जो ये आकार भाव है, मोटिफ है, इनका रंग क्या है, कलर क्या है। तो लाल, पीला, हरा गद्यांश के थ्रू बताना है हमें। नेक्स्ट, बेहतरीन है। आकार भाव को हम क्या कहते हैं? मोटिफ भी कहते हैं। आकार भाव मोटिफ में प्रचलित मोटिव है। सामाजिक, राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, अनुष्ठानिक है, या फिर प्राकृतिक। तो यहाँ पे देखो भाई समाज राजनीतिक की बात नहीं हुई है भाई, मनोवैज्ञानिक की कहीं बात हुई क्या? गद्यांश में नहीं, प्राकृतिक की नहीं, बल्कि क्या धर्म के, अनुष्ठानिक की, धर्म, प्रथा, परंपरा, धर्म, प्रथा, परंपरा और धर्म। भाई यहाँ पे जो है आदिवासी जो धर्म है, आदिवासी धर्मों ने जो है यहाँ पे बस्तर में कौन कौन सी प्रथा चलाई हुई है, और ये कंटिन्यू तक चल रही है, कंटिन्यू ये लगातार यहाँ पे प्रथाएं चल रही है बस्तर में, और काफ़ी जो है डेवलप भी है ये। तो आकार भाव मोटिव में क्या प्रचलित मोटिव है? तो वही धार्मिक अनुष्ठानिक। क्या? धार्मिक अनुष्ठानिक। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आंसर्स को हम गेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, और ये लास्ट है आपका। निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर बात करें, कौन सा वाक्य सही नहीं है? भाई गद्यांश के आधार पर बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, सही बात है।
इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, सही बात है। सुघड़ आकृतियां काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये सही बात नहीं है कि पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहते हैं। देखो मैंने बताया था कि जब पुराना हो जाता है ना कुछ चीज़, कुछ भी परंपरा पुरानी हो जाती है, प्रथा पुरानी हो जाती है, तो हम उसे त्योहार थोड़ा ही ना कहते हैं भाई, हम उसे परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। और ये बिल्कुल लाइन A to Z सेम टू सेम ये लाइन आपकी जो है गद्यांश की थर्ड या फोर्थ गद्यांश की थर्ड या फोर्थ लाइन में यहाँ पे बिल्कुल आपकी बिल्कुल ऐसे ही इसी माध्यम से लिखी हुई है कि पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार नहीं कहते हैं, त्योहार थोड़ा ही ना भाई, परंपरा कहते हैं। अब पूछा है कौन सा वाक्य सही नहीं है, कौन सा? गद्यांश के आधार पर हमें बताना है, गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं होगा? बाकी सारे वाक्य सही है, बाकी सारे वाक्य सही है। लेकिन पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार थोड़ा ही ना कहेंगे, उसे हम एक परंपरा मानेंगे। क्या मानेंगे? एक परंपरा मानेंगे। क्लियर है? चलो यहाँ पे ये आपके जो है गद्यांश फिनिश हुए। और एक बार आप देख भी लीजिए, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को, देखो यहाँ पे जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहते हैं, त्योहार थोड़ा ही ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है। देखो ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल क्या है आपकी क्लियर। देखो यहाँ पे सूर्य चंद्र की बात हुई, पशु पक्षी की अभी बात हुई है। और आप बताइए कि जीव जगत की बात हुई है, बताइए क्या यहाँ पे शिव पार्वती की कहीं पर बात हुई है? नहीं हुई ना, शिव पार्वती की कहीं पर बात तो नहीं हुई ना। चलो तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखो अवसान, यहाँ से अवसान का विलोम शब्द पूछ लिया आप लोगों से। इसी तरह से पूछते हैं कोई, ये आपके जो है इतने कहे ना कि इतने हाई लेवल के नहीं है, क्या है इजी है, लेकिन हमें थोड़ा समझना होता है, बस पढ़ना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र के आ रहे परिवर्तनों का संकेतक भी है। तो यहाँ पे भाई अनुष्ठानिक की बात की गई है। देखो यहाँ पे कलर की अगर हम बात करें, देखो लाल पीला हरा है ना। चलो समझ आ गया है। अब हम यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके से जो है देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं काव्यांश को, पद्यांश को। देखो गद्यांश तो हमने सॉल्व कर लिया भाई, अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं काव्यांश को। चलो तो दिए गए ये काव्यांश है, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यहाँ पे जो है 10 से 15 तक के जो क्वेश्चन होंगे ना, ये इन सभी का आंसर आपको ये काव्यांश को पढ़ना है, फिर आंसर गेट करना है। अब इसमें क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, टेंशन मत लेना है। चलो, मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा। किस किस चीज़ की बात हुई, किस किस चीज़ की बात नहीं हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। मैं बचा लेना चाहती हूँ क्या? ज़मीन का एक टुकड़ा। देखो मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, खालिश और मिट्टी नीचे दबे धरोहर के साथ, उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी, उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बाम्बी, चिड़िया की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ज़मीन का एक टुकड़ा की बात हुई है, और भाई मैं बचा लेना चाहती हूँ उसकी भी बात हुई है, और यहीं पे बारिश की बूंदों की नमी इसकी भी बात हुई है। यहाँ पे ये पूछा जाएगा किस चीज़ की बात नहीं हुई है, क्या चीज़ यहाँ पे जो है नहीं कही गई है गद्यांश में। चलो अगर हम आगे देखने की कोशिश और करें, क्या आगे भी यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे देखो काव्यांश ये आपको देखना है, और सिर्फ बस यहाँ पे आपका जो है यही बताया गया है। भाई कह रहे कि मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा। क्या भाई मैं अपनी ज़मीन को, धरती माता को बचा लेना चाहती हूँ। खालिश और मिट्टी जो है ये नीचे दबे धरोहर के साथ में शायद बची रह जाएगी। मिट्टी भाई आप देखो जो भी खाते पीते हैं कुछ भी, या फिर सब आपको कहाँ से मिलता है? मिट्टी से तो मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखो पानी का बचाव करें, या फिर हम जो है सही तरीके से अपने पर्यावरण का बचाव करें, वातावरण का बचाव करें, तो जितना भी हम इनका जो है संरक्षण करेंगे, बचाव करेंगे, तो उतना ही हमारे लिए क्या होगा, ये बेटर होगा, बेस्ट होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है, और आपका कुछ नहीं है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट है, ये ग्रामर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है खाली शब्द का क्या पर्याय है। भाई खाली शब्द का पर्याय सच्चा है, विशुद्ध है, मिश्रित है, दूषित है। खाली शब्द का पर्याय क्या होगा? विशुद्ध होगा। खाली शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? विशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे विशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विशुद्ध हो जाएगा। तो खाली शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो खालिश शब्द का पर्यायवाची
विशुद्ध हो जाए, सच्चा, मिश्रित, दूषित ये नहीं होगा, खाली सबका पर्यायवाची होगा क्या, विशुद्ध। आगे, अच्छा चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। चांदनी जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय आप सबको पता है कि किसे कहते हैं, मैंने आपको अभी यहाँ पे जो है डिफाइन किया था, बताया था। प्रत्यय में शब्द जो कि किसी शब्द के अंत में आते हैं और शब्द का अर्थ ही चेंज कर देते हैं। तो चांदनी, चांदनी यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, चांदनी यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है प्रत्यय है। तो चांदनी, ओबियसली सिंपल सी बात है, चांदनी में नी प्रत्यय है। क्या है भाई, नी प्रत्यय है। यहाँ पे क्या है, नी प्रत्यय है चांदनी में। देखो अब आप ये मत कहना कि इसमें तो भाई बड़ी ई प्रत्यय निकल रहा है, क्या बड़ी ई प्रत्यय नहीं, देखो जो नी है ये भी क्या है, प्रत्यय है। तो चांदनी, चांदनी में क्या है भाई आपका यहाँ पे, अब आप बताइए। देखो आपको जब आपका इसका आप संधि विच्छेद करके देख लो तो चांद प्लस नी ऐसे हो जाएगा चांदनी। अच्छा आप हमें बताइए, अगर चलो हम यहाँ पे जो है ये करें कि चांद और न, और फिर इसमें से हम बड़ी ई निकाल दें, आप बताइए कि चांदन, चांदन है, चांदन ये कोई वर्ड्स होता है क्या, चांदन कोई वर्ड सही है, चांदन नहीं ना। अब अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करने पर जो पहला वर्ड्स होता है उसका अगर कोई अर्थ निकले, उसका अगर कोई अर्थ निकले तो मानो कि हमारा संधि विच्छेद सही हुआ है और हमें प्रत्यय यहाँ पे प्राप्त हो गया। लेकिन देखो जैसे हमने चांदनी का यहाँ पे संधि विच्छेद का विग्रह किया तो चांद प्लस नहीं, तो ये भाई चांद, चांद एक शब्द होता है कि नहीं होता, चांद होता है भाई, आसमान में जो रात को निकलता है चांद उसे कहते हैं। अब बताइए चांदन, चांदन ये क्या कोई शब्द है, चांदन, चांदन ये क्या कोई शब्द है, नहीं है ना। तो चांदनी शब्द में कौन सा, तो फिर प्रत्यय यहाँ पे नहीं हो जाएगा, इसलिए बड़ी ये प्रत्यय यहाँ पे नहीं निकलेगा, ये कट होगा। तो चांदनी, चांदनी में बड़ी जो नी है ये यहाँ पे प्रत्यय होगा। बताइए समझ आए कि नहीं। अब ये नहीं होता कि प्रत्यय और उपसर्ग बहुत ईजी होते हैं छाटने, इतने भी ईजी नहीं होते, इतने भी हार्ड नहीं होते। इसमें जो है इनका संधि विच्छेद विग्रह करना होता है, फिर जो भी हमें करेक्ट लगता है उसी माध्यम से हम चूज करते हैं। कामित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती हैं, ये बताओ। कामित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है, जमीन का एक टुकड़ा, बिल्कुल कामित्री क्या नहीं। अब यहाँ पे बताने काव्यांश में क्या नहीं कहा गया है, काव्यांश में क्या नहीं कहा गया है। देखो तो कामित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है, तो जमीन का एक टुकड़ा बिल्कुल बचाना चाहती है, वो धूप की गर्माहट भी बचाना चाहती है, कुछ चांद नहीं बचाना चाहती। लेकिन क्या विस्फोटक धमनियाँ, क्या इसकी कहीं बात हुई है, गद्यांश में नहीं हुई ना। तो सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। पूछा है कामित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है, आपको ये बताना है कि इसमें जो है क्या जो है आपके काव्यांश में क्या नहीं दिया गया है और किस चीज़ को कामित्री नहीं बचाना चाहती है। कामित्री, अब आज की जो यहाँ पे क्या है इसकी राइटर वो है लेखिका। डेली जो हम सॉल्व करते हैं तो उसमें लेखक होते हैं, कवि होते हैं। आज क्या है कामित्री, यानी कि यहाँ पे जो है कौन है, लेडीज़ है। तो कामित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है, विस्फोटक धमनियाँ, क्या इसकी बात हुई है पद्यांश में, नहीं हुई ना। अब बस ये तो पूछा है कि क्या नहीं बचाना उसे, विस्फोटक धमनियाँ, ना इसकी बात हुई है ना इसे ये बचाना चाहती है। जमीन का टुकड़ा बचाना चाहती है, धूप की गर्माहट बचाना चाहती है, कुछ चांदनी बचाना चाहती है। सो ये आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखो, मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से क्या अभिप्राय। देखो उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष है नहीं, प्राकृतिक संपदा की रक्षा है, ये फिर प्रकृति के संरक्षण है नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की क्या है, छटपटाहट है। मैंने बताया ना भाई कि हमें प्रकृति को, मैंने बताया था आपको, बताया था कि नहीं कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है, हमें पर्यावरण संरक्षण कैसे करना है, हमें जल संरक्षण कैसे करना है, हमें अपने पूरा इन्वायरमेंट को कैसे शुद्ध रखना है, इसे अशुद्ध नहीं होने देना है। तो यही तो चीज़ कह रहे हैं कि मैं अपनी धरती को कैसे बचाऊं, मैं अपने आसमान को कैसे बचाऊं, मैं अपना रहन सहन कैसे बचाऊं, मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं, आने वाली जो पीढ़ी है उनका जीवन कैसे बचाऊं। आज के टाइम में पानी हमें फुल मात्रा में मिल रहा है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाली जो आपकी नेक्स्ट जो पीढ़ी होगी, उससे नेक्स्ट जो पीढ़ी होगी, उससे नेक्स्ट जो पीढ़ी होगी, क्या उनको भी कंटिन्यू ऐसे ही जल यहाँ पे जो है मिलता रहेगा। तो यही कहते हैं कि भाई जल का संरक्षण करो, जल को बचाओ। यहीं पे कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण करो, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखो, क्या रखो, शुद्ध रखो। इसमें जो है इतनी छेड़छाड़ मत करो प्रकृति के साथ में। पेड़ पौधे प्लांट से ज़्यादा लगाइए, अगर आप इन्हें काटेंगे या फिर जंगलों को नष्ट करेंगे तो प्रकृति का उतना ही क्या होगा, नुकसान होगा। तो बस कामित्री यही चीज़ कह रही है कि भाई मैं किस चीज़ को बचाना चाहती हूँ, मैं अपनी धरती को बचाना चाहती हूँ, अपने पर्यावरण को बचाना चाहती हूँ, मनुष्य और प्रकृति के जो रिश्ते हैं उस चीज़ को मैं बचाना चाहती हूँ। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है।
प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है। फिर से यही बताना है, कविता यहाँ पे दी गई है तो किस चीज़ के, कुछ चांदनी बात हुई है, इसकी धूप की गर्माहट इसकी बात हुई है, बारिश की बूंदों की कमी, चिड़ियों की चहचहाट। तो बारिश की बूंदों की कमी बताइए इसकी बात, लेकिन चिड़ियों की चहचहाट इसकी बात नहीं की है इन्होंने। ओके चलो, तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है ना ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ो। नेक्स्ट और 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखो। कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का क्या आशय है। बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, बांसुरी नष्ट होते जाने की चिंता, बांसों के नष्ट होते जाने की चिंता, बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनने की पीड़ा नहीं, बांसों के घने जंगल के बढ़ते जाने का डर नहीं, बल्कि कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का क्या आशय है, बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज। ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। भाई बांस की बात की गई है, किसकी, बांस की। बांस की जो लकड़ी है, बांस जो लगाते हैं, कितनी है आज के टाइम में, कितनी नहीं है। बांसों में छिपी क्या है, बांसुरी, बांसुरी की आदिम लय की खोज। अब देखो बांसों से क्या बनती है, बांसुरी बनती है। बांसुरी को जब बजाते हैं, क्या, बांसुरी को जब बजाते हैं कितना आनंद आता है। तो यही चीज़ कह रही है, उसकी जो लय है, उसकी जो प्रकृति नेचुरल जो लय है, यहाँ पे जो आवाज़ है, उसकी वॉइस है, उस चीज़ को ये फील यहाँ पे करे। तो बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध में आशय ये होगा, बांसुरी में जो छिपी बांसुरी है उस चीज़ की जो लय है उसकी क्या, एक खोज। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलो सो यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किए। अब आप हमें बताइए आपकी समझ आएगी नहीं आया। अगर सेशन कंटिन्यू आपकी समझ में आ रहे हैं और आपको समझ जो है आ चुका है, तो अब यहाँ पे जो है ये कुछ क्वेरी है लाइक्स कमेंट्स एंड शेयर की एंड सब्सक्राइब की। देखो चैनल अच्छा लगता है और समझ आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ थम्स अप जरूर कीजिएगा, लाइक्स भाई देखो इतनी मेहनत करते हैं। एंड यहाँ पे कमेंट्स करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, आपकी समझ आए कि नहीं आए, क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश कैसे थे, आपकी समझ आया नहीं आया। सब कुछ शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों में, तो अगर आपका मन है तो भाई आप कर सकते हैं। देखो ज़बरदस्ती किसी के भी साथ नहीं है। सो जैसे आप सब जानते हैं कि यहाँ पे बहुत कम टाइम रह चुका है। सो जितना भी कम टाइम है कंटिन्यू हम उस टाइम तक यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं कंटिन्यू आपको हिंदी गद्यांश पे पद्यांश की प्रिपरेशन यहाँ पे जो है कराऊंगी। सो गाइस बस अब यहाँ पे जो है लास्ट वही जो है, अब अगर देखो आपको थोड़ा इश्यूज़ क्रिएट होता है या फिर कुछ समझ नहीं आया तो हम बिल्कुल माफ़ी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।